दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करेंगे कश्मीर की गुपकार जो मीटिंग हुई है उसके ऊपर। अब वो गुपकार मीटिंग के जो सदस्य हैं पहले कई बार कह चुके हैं कि हमें पाकिस्तान से सहारा चाहिए, कभी कहते हैं कि हमारा बाप चाइना है। अब चाइना को ला करके वो कहते हैं कि धारा 370 को हटाएंगे, 35A को दोबारा से लागू कराएंगे। आज विशेष चर्चा पे हमारे साथ वेद शर्मा जी है। शर्मा जी, कैसे देखते हैं जो गुपकार की मीटिंग होती है और उस पर अमित शाह का बहुत करारा तेज तरार एक जवाब होता है कि मिलकर बैठे हैं मजलिस में जुगनू सारे, कि मिलकर बैठे हैं मजलिस में जुगनू सारे और ऐलान किया कि सूरज बदला जाएगा। तो इन देशद्रोहियों की मैं तो इससे भी एक कदम आगे जाकर इनको आतंकवादियों की संज्ञा दूंगा कि जो आज देश की संप्रभुता पर इस प्रकार से जो है एक तरह से हस्तक्षेप, विदेशी हस्तक्षेप लाने की बात कर रहे हैं। आज कुछ लोग कह रहे हैं कि हम जो है इसको अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में ले जाएंगे। कोई कह रहा है कि हम जो है चीन का इसमें हस्तक्षेप करवाएंगे। माननीय गृह मंत्री ने पूछा कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी इसमें अपना स्टैंड जो है क्लियर करे कि ये जो ग्रुप है, इस ग्रुप में आपकी जो है क्या भूमिका है, आप इसके साथ हैं या आप इसके खिलाफ हैं। आपको 2014 से पहले के भारत को और कश्मीर में होने वाली तमाम एक्टिविटीज को देखना, समझना और आज दोबारा देश की जनता की मेमोरी को रिफ्रेश करने की आवश्यकता है। सुशील जी, लोकसभा के अंदर यदि धारा 370 की कोई बात तक हो जाती थी तो कश्मीर के अंदर जो है हाई अलर्ट हो जाता था, दंगे हो जाते थे। देश के तमाम क्षेत्रों में जो है एक संप्रदाय विशेष के लोग सर पे आसमान उठा लेते थे। उसके बाद इस देश के अंदर जो अलगाववादी हैं, चाहे बड़े बड़े नाम हैं उन अलगाववादी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के लोगों को, उन लोगों को सरकारी खर्चों पर दामाद की तरह पाला जाता था। कौन पालता था? यही कांग्रेस पालती थी। एक साल में उनकी सुरक्षा, उनके हवाई जहाज से आना जाना, दिल्ली के 5 स्टार होटलों पर रहना, उस पर करोड़ों रुपया इस देश के टैक्स पेयर का जो है खर्चा होता था। क्या आपकी छाती में वो दर्द नहीं उठता? क्या आपके मन में वो टीस नहीं उठती कि जो लोग देश को खंडित करने की बात करते हैं, जो देश के मुकुट को देश से अलग करने की बात करते हैं, उनको दामादों की तरह जो है इस देश में जो है सलूक किया जाता है। आज देखिए, बदलता भारत उन लोगों के ऊपर जो उनके पुराने केस थे, जो उन्होंने आतंकवादी हरकतें की थी, जो उन्होंने जो है सेना के लोगों का कत्लेआम मचाया था, आज उनके वो केस खुले हुए हैं और वो लोग जान की भीख मांग रहे हैं। कभी इस कोर्ट में चक्कर लगा रहे हैं, कभी उस कोर्ट में। देखिए, अपराधियों को अपने सर आंखों पर बिठाने का काम कांग्रेस ने किया कि एक जो बीमारी है उसको जो है हमेशा कुरेद के हरा रखा जाए और जो है उसके ऊपर राजनीतिक रोटियां सेकी जाए। और आज देश के अंदर एक अभूतपूर्व परिवर्तन आया है। आप आज देख लीजिए, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी, अटक से लेकर कटक, आप देश में चारों तरफ निगाह अगर आप घुमा के देखेंगे तो हर प्रदेश में होने वाले जो इलेक्टोरल प्रोसेस है, जो चुनावी प्रक्रिया है, वो चीख चीख कर बोल रही है। परंतु कुछ असंतोषी आत्माएं इस देश में विचरण कर रही हैं। जब अपने चुनाव कहीं जीत जाएंगे, छत्तीसगढ़ में जीत जाएंगे, झारखंड में जीत जाएंगे तो लोकतंत्र की जीत है। परंतु बिहार में हार जाएंगे, मध्य प्रदेश में हार जाएंगे या किसी भी प्रदेश में हार जाएंगे तो वो पीछे जो है 1 कुंटल किताब रख के रात को 8 बजे 9 बजे एक वीडियो शूट होता है। उसके बाद देश को बताया जाता है कि देश में लोकतंत्र की हत्या हो रही है। अरे देवी जी, इस देश में लोकतंत्र को बचाने का जो आपने बीड़ा उठाया है, कम से कम अपनी पार्टी के अंदर लोकतंत्र स्थापित कर लीजिए। और जो देश का अभिन्न अंग है, देश के गृह मंत्री ने लोकसभा के पटल पर छाती ठोक के बोला कि पीओके भी हमारा और हम उसको लेके रहेंगे। आज सोनिया गांधी जी बोल के दिखाएं। उनको सहानुभूति है, उनको देश की सहानुभूति चाहिए कि वो देश की बहू हैं। बिल्कुल, आपका सम्मान है, आपको सर आंखों पर बिठाया। ये देश आज भी आपको सर आंखों पर बिठा रहा है। अगर आप चाहें कि ये देश आपको राजमाता की तरह पूजे, सॉरी, मैं माफी चाहूंगा और देश की जनता की तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूं कि देश उस गुलामी की मानसिकता को 2014 के चुनावों के बाद छोड़कर आगे बढ़ चुका है। और आज आपको देश के सामने अपना स्टैंड
क्लियर कर देना चाहिए कि आप गुपकार वालों के साथ गुप्त समझौते पर हैं या आपने यू टर्न ले लिया है। क्योंकि आज शाम को मैंने किसी चैनल पर ब्रेकिंग न्यूज देखी कि कांग्रेस का जो है गुपकार गैंग पर यू टर्न। तो आज देश की जनता जानना चाहती है कि आप आतंकवादियों के लिए तो बड़ा जो है दिल दिखाते हैं, उनको तमाम योजनाओं के तहत आपने रिहा कर दिया, परंतु आपने साध्वी प्रज्ञा ठाकुर जैसे, असीमानंद जैसे, कर्नल पुरोहित जैसे लोगों को बिना चार्जशीट के आपने 10-10 साल तक उनकी जिंदगियां बर्बाद कर दी। तो आज देश की जनता जानना चाहती है, एंटोनियो माइनो जी, आपका दिल गुपकार वालों के लिए धड़कता है, आपका दिल अलगाववादियों के लिए धड़कता है, आपका दिल घाटी में आतंकवाद बचाने वालों के लिए धड़कता है, या आप जब यहां पे सो रही होती हैं अपने बंगले पर और वो जो देश की सेनाओं पे छाती पर गोली खाने के लिए मेरे देश का सिपाही खड़ा होता है, उनके लिए धड़कता है। आज आपको क्लियर करना होगा देश के सामने। जी, सबसे बड़ी बात है कि आज हमारे देश की सेना है वहाँ पर 24 घंटे अलर्ट रहती है और आतंकवादियों की गोलियां भी सीने पे खाती है। अगर मैं बात करूं, राकेश थापर है जो अभी रिसेंटली में उनका शहीद हो गया और उनकी बेटी ने भी बड़े जज्बे के साथ, 10 साल की बेटी जिसको पता नहीं होता है कि मेरा फ्यूचर क्या होगा, मेरे परिवार में कौन कौन लोग हैं, उस बच्ची ने बड़े गर्व के साथ कहा था कि मैं भी पापा के सपने को पूरा करूंगी। सबसे बड़ी बात है कि जो बच्चा छोटा सा सपने को पूरा करने की बात करता है और वहां के नेता हैं वो पाकिस्तान का झंडा पकड़ने की बात करते हैं, तिरंगे के झंडे का अपमान करते हैं। देखिए, जो भी कश्मीर में ये अलगाववाद की राह चलाने वाले तमाम मेन स्ट्रीम पॉलिटिशियंस थे, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, चाहे पीडीपी हो, चाहे वो और तमाम वहाँ की छोटी मोटी रीजनल पार्टीज हों, उनको कांग्रेस ने हमेशा फलाने फुलाने और संरक्षण देने का काम किया है। आप इतिहास उठा के देख लीजिए, कई सालों तक तो कश्मीर में चुनाव नहीं हुए। फारूक अब्दुल्ला को देख लीजिए, आप वहाँ देखेंगे फारूक अब्दुल्ला कितने, उनकी सीट पर कितना प्रतिशत मतदान हुआ है और वो कितने वोटों से जीत के आए हैं। तो फिर भी ये देश लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में विश्वास करने वाला देश है। आज उसी फारूक अब्दुल्ला को इस देश ने लोकसभा में सांसद बनाकर रखा हुआ है और वो व्यक्ति क्या बोलता है कि हम चीन का समर्थन लेंगे। अरे भैया, पहले डिसाइड कर लो कि आपका बाप कौन है। अगर आपको चीन से इतना प्यार है तो आप तुरंत प्रभाव से देश की लोकसभा की सदस्यता से जो है इस्तीफा दे दीजिए और जाके चीन चले जाइए। अगर वो आपको वहां पे नागरिकता दे दे या वो आपको कदम भी रखने दे दे, आपके रिश्तेदार जो रोहिंग्या हैं उनको दाढ़ी नहीं रखने देती वहां की सरकार, उनको जो है नमाज नहीं पढ़ने देती वहां की सरकार, जो है मस्जिद है उनको जो है शौचालय में जो पब्लिक टॉयलेट्स के रूप में परिवर्तित किया जा रहा है चीन के अंदर, और आप चीन को इंटरवीन करवाना चाहते हैं। आप करवाइए, आप जाइए, आप चीन को करवा सकते हैं। आपका एक नया बाप घूम रहा है टर्की, आप उसकी सहायता ले सकते हैं, आप जाइए तो सही। पर याद रखिएगा, अब आज इस देश की जनता आपको आतंकवादी की तरह ट्रीट करेगी और मैं आपके कार्यक्रम के माध्यम से इस देश की सरकार को अनुरोध करता हूं, इस देश की सुप्रीम कोर्ट को अनुरोध करता हूं कि इस विषय पर जो है इमीडिएटली, तुरंत प्रभाव से जो है स्वतः संज्ञान लिया जाए और इसके ऊपर कठोर कार्रवाई की जाए। आज आप विश्व के किसी भी देश में चले जाइए, ये माफी योग्य काम नहीं है। अगर आप देखिए, लोकतंत्र बहुत सुंदर है, हमारे देश का जो लोकतंत्र है उसकी सुंदरता की पराकाष्ठा देखिए कि कोई भी व्यक्ति सड़क पर खड़ा होकर देश के प्रधानमंत्री को भी गाली बक रहा है, देश के गृह मंत्री को भी बक रहा है, कुछ भी बोल रहा है। क्यों? फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है साहब। फिर उसके बाद इस देश में तथाकथित पत्रकार जो है देश की सरकारों को तमाम गालियां दे रहे। देखिए, आपको लोकतंत्र ने आजादी दी है कि आप लोकतंत्र के चौथे स्तंभ में आप क्रिटिसाइज कीजिए, आप कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसाइज कीजिए, आप हेल्दी क्रिटिसाइज कीजिए। आप फेक न्यूज की आड़ में देश के अंदर एक राजनीतिक एजेंडा चला रहे हैं तो सरकार को कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। परंतु पिछले 6 साल में मैंने ऐसे किसी भी जो है पत्रकार के ऊपर कोई ऐसी कार्रवाई होते हुए तो नहीं देखा। परंतु महाराष्ट्र के अंदर देख लीजिए, वहां किस प्रकार से पत्रकारों के ऊपर जो है क्रैकडाउन होता है और वहां की पुलिस लिखवा रही है कि आप बॉन्ड भरिए। भैया, किस बात का बॉन्ड भरे? आपने बॉन्ड भरा था क्या? आपकी पुलिस, खाकी वर्दी वाली पुलिस की मौजूदगी में संतों को मार दिया और तथाकथित हिंदुत्व वाली सरकार जो है बुर्का ओढ़ के बैठी हुई थी। तब तो किसी ने जो है बॉन्ड नहीं भरवाया मुंबई की पुलिस से या महाराष्ट्र की पुलिस से। पुलिस की नाक के नीचे हजारों करोड़ का ड्रग का कार्टेल चल रहा है। एनसीबी तमाम जो है लोगों को गिरफ्तार कर रही है। जिसके घर में ड्रग पाया जाता है
वहां की कोर्ट ने जो है 15,000 रुपए में उन लोगों को बेल दे देती है, परंतु अर्नब गोस्वामी को गली गली भटकाती है कि इसको फंसाना है। क्यों? चश्मा पहना हुआ है ना। सरकार 50,000 रुपए, हमने सुना है कि मी लॉर्ड को चश्मे का भत्ता देती है। आप सोचिए कौन सा कितना भारी भरकम चश्मा रहा होगा। तो इस प्रकार से लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर जो राजनीतिक चरमपंथ है उसको जगह दी जा रही है, और ये कहीं ना कहीं देश में जो है एक बहुत खतरनाक मोड़ पे राजनीति को लेके जा रहा है। आज एक जागरण की जरूरत है। जागरण हो तो रहा है परंतु उसकी वेव थोड़ी धीरे है। क्यों? जब जब देश के अंदर इस प्रकार की शक्तियां सर उठाती हैं तो उसको कुचलने के लिए भी जो है उन ताकतों को खड़ा होना पड़ेगा। मुझे एक बात याद आई कि अकबर ने बीरबल से पूछा कि मैं एक लकीर खींच रहा हूं और इस लकीर को बिना छुए बिना मिटोए जो है आपको छोटी करनी पड़ेगी। तो बीरबल बड़ा शातिर था, उसने उसके बगल में जाकर एक बड़ी लकीर खींच दी और वो जो है लकीर छोटी हो गई। तो आज आपको भी हमको एक जरूरत है कि हम जो है इग्नोरेंट होके ना बैठें, हम लोग भी इन विषयों पर ज्वलंत रूप से जो अपनी आवाज रखें। जब इस देश के अंदर राष्ट्रवाद की ज्वाला भभक उठेगी तो ये जो चाहे नक्सली हो, चाहे बौद्धिक नक्सली हो, चाहे ये जेएनयू के टुकड़े टुकड़े गैंग हो, चाहे अलगाववाद हो, जब इनकी कोई आवाज नहीं सुनेगा। आज देखिए देश के बड़े बड़े मीडिया चैनल इन लोगों को प्लेटफॉर्म देते हैं। अपने आप को सबसे तेज कहलाने वाला चैनल जो है कन्हैया कुमार को इस देश में पोस्टर बॉय बनवाता है। आप उसकी बात सुन लीजिए, आपको उसकी बातों में 90% लॉजिक नहीं मिलेगा। वो व्यक्ति कहता है कि जो है अंबानी के घर में भी तो नेपोटिज्म है, कि जो है धीरू भाई ने करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी बनाई, उसके बाद मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी को बांट दी। भाई कौन सी पीएचडी कर रहे हो, कहां से कर रहे हो? तुम्हारा नाम तो डूबा ही डूबा। तुम उन यूनिवर्सिटीज का नाम क्यों बर्बाद कर रहे हो जहां से तुम शिक्षा लेते हो? तो ये आज एक कोर्स करेक्शन की आवश्यकता है। देश के अंदर वो एक लंबी लकीर खींचने की आवश्यकता है और उन नेताओं के चेहरे पर झन्नाटेदार तमाचा मारने की आवश्यकता है। कैसे? जो हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था है जिसको हम वोट की चोट बोलते हैं,